अब आगे जो होने वाला था, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे के जो कुछ लम्हे हैं इनकी ज़िंदगी के, वो पूरी ज़िंदगी उनको सोने नहीं देगा। ये कहानी प्रीतम और रश्मिका नाम के एक कपल की जो आसनसोल के रहने वाले थे, और ये लोग किसी शादी अटेंड करने के लिए इनको भोपाल जाना पड़ता है। अब भोपाल से लौटते समय इन्होंने जो टिकट करवाया था वो डायरेक्ट आसनसोल के लिए नहीं मिला था। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक कनेक्टिंग ट्रेन इन्होंने ढूंढा, और ये लोग धनबाद तक, फर्स्ट जो इनका भोपाल से ट्रेन था वो भोपाल से लेकर धनबाद तक का था, जो रात को करीब 7:30 बजे पहुंच रहा था। दूसरी इसकी कनेक्टिंग ट्रेन जो थी, जो धनबाद से आसनसोल इन लोगों को जाना था, वो ट्रेन 9:30 बजे था। तो इनके पास सफिशिएंट टाइम था, 2 घंटे का बफर भी मिल रहा था कि 7 बजे ये लोग भोपाल से धनबाद पहुंच जाते, और दूसरी ट्रेन 9:30 बजे के आसपास थी जो इन्हें धनबाद से आसनसोल लेकर जाती। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये लोग स्टेशन से भोपाल के लिए चढ़े तो इनका ट्रेन जो था वो बिल्कुल सही टाइम पर चल रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ इस तरह का कुछ होता है कि इनका जो ट्रेन होता है वो धीरे धीरे डिले होने लगता है। डिले होने की वजह से क्या होता है कि इनकी ट्रेन करीब करीब रात को 10:30 बजे के आसपास पहुंचती है, जिस वजह से इनकी अगली कनेक्टिंग ट्रेन जो थी वो 9:30 बजे खुल जाती है। जब ये लोग धनबाद स्टेशन पर उतरते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी कनेक्टिंग ट्रेन जो धनबाद से आसनसोल के लिए जाने वाली थी वो छूट चुकी है। अब जो प्रीतम और रश्मिका थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि भाई इनकी अगली ट्रेन छूट गई है। तो प्रीतम ने कहा रश्मिका से कि रश्मिका तुम यहाँ बैठो और मैं थोड़ा जाके पता कर लेता हूँ कि कौन सा अगला ट्रेन वहाँ के लिए है। तो जब प्रीतम स्टेशन इंक्वायरी के पास पहुँचता है तो उन्हें पता चलता है कि अगला जो ट्रेन है आसनसोल के लिए वो सुबह 5 बजे है, अभी रात को कोई ट्रेन नहीं है। अब प्रीतम और रश्मिका के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इनको स्टेशन पे रुकना था रात भर, या फिर इन लोगों को स्टेशन से बाहर निकलकर एक होटल लेना था। अब प्रीतम बोलते हैं कि रश्मिका अगली ट्रेन तो हमें सुबह 5 बजे मिलेगी, तो चलो एक काम करते हैं, स्टेशन में रुकने से अच्छा है कि हम लोग बाहर कहीं चलते हैं, कोई होटल ले लेते हैं और रात में आराम से वहाँ रुकेंगे, सुबह 4 बजे आकर फिर 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेंगे। बट रश्मिका बोलती है कि नहीं, एक काम करते हैं ना कि मेरी एक दूर की मौसी यहीं स्टेशन के आसपास रहती है, मैं बचपन में उनके पास कई बार आई हुई हूँ, तो मुझे पता है कि यहीं स्टेशन से बाहर एक बस्ती है, वहाँ वो रहती है। तो प्रीतम बोलता है कि यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, चलो मिल लेते हैं उनसे भी, बहुत दिनों से उनसे तुम भी नहीं मिली होगी, तो एक मिलने का मिलना भी हो जाएगा और हम लोग रात भी वहाँ बिता लेंगे, तो हमें होटल नहीं लेना पड़ेगा। रश्मिका भी खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है मैं एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। रश्मिका फ़ोन करने लगती है और प्रीतम अपना सारा सामान समेटते वहाँ से निकलने के लिए। एक तरफ अपनी मौसी से फ़ोन कर रही होती है, तो उसकी फ़ोन लगने के बाद उसकी मौसी बोलती है कि ठीक है तुम आने का आ सकती हो, लेकिन वो उधर फ़ोन पे चाह रही थी कि रश्मिका ना आए तो अच्छा है, क्योंकि रात का समय हो गया है, 10:30 के आसपास हो रहा है और इस समय उसका आना ठीक नहीं है। लेकिन वो कोई रिश्तेदार इस तरह से घर आना चाहे तो वो कोई किसी को मना कैसे कर सकता है, लेकिन वो मना करना तो चाह रही थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाती है। तो बस उसने ये कहा कि ठीक है तुम छोटा वाला रास्ता मत लेना, तुम बड़ा वाला रास्ता लेना। यह बोलकर उसकी मौसी फ़ोन काट देती है। अब रश्मिका क्या करती है, अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से निकलती है। अब उसे ये पता नहीं था कि वो जो करने जा रही है इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अब वो वहाँ से निकलती है अपने हस्बैंड के साथ। उसे पता था कि जो रेलवे स्टेशन है उसके पीछे वाले गेट से यदि निकला जाए तो वहाँ कुछ दूर तक एक रेलवे कॉलोनी थी। रेलवे कॉलोनी के जस्ट पीछे भिष्टीपाड़ा नाम का जगह है, जहाँ उसकी मौसी रहती थी अपने फैमिली के साथ। अब वो लोग वहाँ से निकलते हैं पैदल, चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल एक रेलवे कॉलोनी को ही उनको क्रॉस करना था, तो वो लोग धीरे धीरे वहाँ से अपने सामान को लेकर निकलते हैं।
दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए निकल रहे थे, बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रश्मिका को ये पता नहीं था कि छोटा रास्ता कौन सा है और बड़ा रास्ता कौन सा है। तो जिस रास्ते पर वो लोग निकलते हैं वो गलती से उन लोगों ने वो छोटा रास्ता जो उसकी मौसी ने मना किया था, ठीक उसी रास्ते को वो लोग पकड़ लेते हैं। अब उस रास्ते पर चलते समय प्रीतम जो थे वो अपना सारा सामान, अपना ट्रॉली बैग और बैग हैंग किए हुए थे। रश्मिका उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे। धीरे धीरे उन आपस में हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। तो प्रीतम बोलता है कि तुम्हारी मौसी क्या भूतिया बस्ती में रहती है क्या? एक भी आदमी सामने नहीं दिख रहा है। रश्मिका कुछ रिप्लाई करती, तभी उन लोगों को सामने से एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी चलते हुए इनके पास ही आ रहे थे। रश्मिका ने मस्ती में कहा कि अभी तुम कुछ बोल रहे थे क्या? आदमी तो आ रहा है सामने से। प्रीतम उसकी तरफ देखता है और दोनों हंसने लगते हैं। वो आदमी धीरे धीरे इन लोग के पास पहुंचता है, उन लोग को गौर से देखता है और बोलता है, तुम लोग नए हो क्या? इस रास्ते से मत जाओ, आगे वाला जो रास्ता है जो घूम कर जा रहा है उस रास्ते से जाओ। और यह कहकर वो आदमी तेजी से वहाँ निकल जाता है। प्रीतम और रश्मिका उस आदमी की बात को अनसुना करके वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चूँकि खाली जगह जो है वो बहुत नज़दीक दिखता है। जहाँ ये लोग खड़े थे वहाँ से उस बस्ती की दूरी करीब 500 मीटर थी। तो इन चूँकि खाली एरिया था, झंखाड़ वगैरह भरे हुए थे, पेड़ पौधे थे, तो इन लोगों को बहुत नज़दीक लग रहा था। प्रीतम बोलता है कि अरे वो तो बस्ती अजीब सा दिख रहा है, देखो वहाँ इतने सारे घर हैं लेकिन 2-3 घरों में ही सिर्फ लाइट चल रही है और बाकी घर जो है वो अंधेरे में डूबा पड़ा है, कैसी बस्ती है? तो रश्मिका बोलती है कि नहीं, यार धनबाद में ना थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो अक्सर लाइट कटती रहती है। तो अब चूँकि यहाँ दिख ही रहा है तो हम लोग चलते हैं। अब आगे जो होने वाला था उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे के जो कुछ लम्हे हैं इनकी ज़िंदगी के, वो पूरी ज़िंदगी इनको सोने नहीं देगा। अब जैसे ही इन्होंने 2-4 कदम आगे बढ़ाया, किसी आदमी के जोर से चीखने की आवाज़ आती है और ये लोग डर जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि ये कौन चिल्ला रहा है। वो आदमी इस तरह से चीख रहा था जैसे मानो कि उसे कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा हो और वो चिल्ला रहा है। अब ये लोग चारों तरफ नज़रें घुमा के देखने लगते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं। जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं, उन्हें दिखता है कि दूर एक आदमी दौड़ते हुए इनकी ओर आ रहा है। वो आदमी बूढ़ा था, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। वो दौड़ता हुआ आया और इनके पैरों के पास गिर गया। ये लोग जैसे ही उसे उठाने के लिए झुके, धुंध में वो आदमी गायब हो गया। अब ये लोग दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी इनके पीछे से आवाज़ आई, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? यह सुनकर ये लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि वही आदमी सामने खड़ा है और उसकी आंखें नहीं हैं। उसकी आंखों की जगह पर काले बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। पूरा शरीर जख्मी पड़ा हुआ है, इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि वो जमीन पर खड़ा नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। यह देखकर रश्मिका कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। प्रीतम जैसे ही उसे देखता है वो रश्मिका को पकड़ लेता है, संभालने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय वो आदमी गायब हो जाता है। रश्मिका बेहोश पड़ी हुई है और प्रीतम उसे गोद में लिए हुए है और आसपास चारों तरफ सन्नाटा, कोई आवाज़ नहीं। प्रीतम सोच रहा है कि अब मैं रश्मिका को संभालूं, सामान उठाऊं, कैसे आगे जाऊं, क्योंकि प्रीतम ने आगे रश्मिका की मौसी का घर उसने देखा हुआ नहीं था। अब वो सोचने लगता है कि आगे क्या करे। तभी वो अपने बैग से बॉटल निकालता है और बॉटल निकाल के और रश्मिका के चेहरे पे पानी का छींटा मारता है। रश्मिका होश में आती है और दोनों उठकर खड़े होते हैं और जल्दी जल्दी सामान उठाकर तेज कदमों से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
जैसे ही वो लोग और कुछ कदम बढ़ाते हैं, तभी उन लोगों को दिखता है कि उनके पीछे वो बूढ़ा आदमी पीछे से तेज़ी से इनकी ओर बढ़ रहा है। ये लोग तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगते हैं और भागने लगते हैं। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि सामने से बहुत सारे लोग भाला, डंडा, हथियार लेकर इनकी ओर आ रहा है। यह देखकर ये लोग और घबरा जाते हैं कि पीछे वो साया जो इनके पीछे पड़ा हुआ है, सामने से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यह देखकर ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। अब इन लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो सारे लोग इनके नज़दीक पहुंचते हैं, ये सारे लोग उनकी मौसी के बस्ती के लोग थे जो इन लोगों को बचाने आते हैं। तो जैसे ही ये लोग सामने आते हैं, पीछे जो उनके पीछे जो साया पड़ा हुआ था वो गायब हो जाता है और इन लोगों को किसी तरह से संभाल कर इन लोगों को लेकर ये अपनी मौसी के घर ये लोग पहुंचते हैं। ये लोग अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद इनकी मौसी अपने घर ले जाती है, वहाँ पानी पिलाती है, उन लोगों को आराम से बैठने के लिए बोलती है। रश्मिका के चेहरे पे एक अजीब सा डर समाया हुआ था और प्रीतम के चेहरे से पूरा पसीना टपक रहा था। डर से वो पसीने से लथपथ हो चुका था। रश्मिका भी बहुत डरी हुई थी। अब उसकी मौसी बोलती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम लोग छोटे रास्ते से मत आना, बड़े रास्ते से आना, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं हो। यह बोलकर उन लोग को उसकी मौसी पानी उन्हें पिलाती है, उन लोग को बैठाती है। अभी तक उनके अंदर से डर नहीं गया था। धीरे धीरे वो लोग भी रिलैक्स होने लगते हैं। फिर वो अपनी मौसी से पूछती कि मौसी ये क्या था जो हम लोगों ने देखा, वो था क्या? बोले बेटा ये बहुत पुरानी बात है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी, पहले तुम लोग खा पी लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा था। यह बोलकर उसकी मौसी उन लोग के सामने खाना परोसती है। वो लोग भी आराम से बैठ के खाने लगते हैं। अभी तक प्रीतम और रश्मिका के दिमाग से वो डर नहीं गया था। उनके चेहरे के सामने अभी भी वो लोग जब आंख बंद कर रहे थे तो उनके चेहरे के सामने बूढ़े आदमी का शक्ल, जो उसमें आँखों के जगह पर काले गड्ढे पड़े हुए थे, वो बार बार आ रहा था। इतना डरावना मंजर था कि ये अभी इनके दिमाग से निकल नहीं रहा था। अब इन्होंने खाना खाने के बाद ये लोग को इसकी मौसी बोलती कि ठीक है तुम लोग अभी इस रूम में आराम से सो जाओ, और रात में कोई आवाज़ आती है तो कभी भी खिड़की और दरवाजे मत खोलना, आराम से सोना, क्योंकि रात में आवाज़ आएगा। रश्मिका बोलती है अपनी मौसी से कि मौसी मुझे बताओ कि आखिर क्या मंजर है इस जगह का। मैं तो बचपन में भी आया करती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब क्या हो गया? तो उसकी मौसी बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ, बैठो। और फिर वो सुनाना शुरू करती है। आज से करीब 10-20 साल पहले की घटना है। ये जो बस्ती है ना, इस बस्ती में जितने भी नौजवान थे सब लोगों को नशे की बहुत गंदी आदत लगी हुई थी। नशा करना, घूमना फिरना और दिन भर नशे में टुल रहते थे ये लोग। इस गांव में एक टीचर रहा करते थे। वो नहीं चाहते थे कि आने वाले दिन में ये सारे नौजवान का ज़िंदगी बर्बाद हो, इसीलिए वो हमेशा इन लोगों को समझाते रहते थे, टोकते रहते थे, सिखाते रहते थे कि नशा मत करो, नशा मत करो, लेकिन लड़के नहीं सुनते थे। वो जो टीचर था वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वो नहीं चाहता था कि पूरा का पूरा बस्ती नशेड़ियों से भर जाए और नौजवान की ज़िंदगी ख़राब हो, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया था। उनकी उम्र करीब 50-55 साल की थी। कुछ वर्ष में वो रिटायर कर जाते और अपने परिवार को लेकर जाने वाले थे। एक रात उनके साथ एक अजीब सी घटना घटती है। स्कूल से पढ़ाने के बाद वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए हुए थे। शाम में उनको टहलना पसंद था, तो शाम में टहल के इसी छोटे रास्ते से ही वो वापस आ रहे थे। गांव के जो नौजवान थे जो नशा करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था वो टीचर कि उनको बार बार वो सलाह देते थे। इसीलिए इन्होंने कुछ फैसला करके रखा था कि उनको सबक सिखाना है। जब वो टीचर उस छोटे रास्ते से आ रहे थे, ये जितने भी नौजवान थे जो नशे में थे, उस दिन ज़्यादा ही नशा किए हुए थे और वहाँ बैठ के उसी छोटे रास्ते के बीचों बीच बैठ के ये लोग नशा कर रहे थे। टीचर वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो उन लोगों को देखते हैं तो उन्होंने कहा कि बच्चों, तुम लोगों को मैंने बार बार मना किया है कि नशा मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तुम समझते क्यों नहीं?
यह सुनकर जितने भी वहाँ लड़के बैठे हुए थे नशे में धुत थे, इसलिए उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी और वो लोग लाठी डंडा लेकर उस टीचर को मारना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि वो टीचर जो है वो वहीं मर जाता है। उनका पूरा का पूरा शरीर उस तरह से लहूलुहान कर देते हैं और वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। दूसरी सुबह जब होती है, इस बस्ती के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ है, कपड़े फटे हुए हैं और वो टीचर वहाँ मरा पड़ा हुआ है। ये बहुत दुखद घटना थी। और उस दिन के बाद इस गांव में ऐसी डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि वो टीचर की जो आत्मा थी वो आज भी उन रास्तों में भटकता रहता है और आने जाने वाले लोगों को रात में परेशान करते हैं। बस्ती में आज भी जब हम लोग रात में खाना खा के सोते हैं तो अजीब घटनाएं होती हैं। किसी के दरवाजे पे पत्थर फेंका जाता है, किसी के छत पे पत्थर फेंका जाता है, किसी का दरवाज़ा नॉक किया जाता है। कोई भी एक सिंगल आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है रात को 8 बजे के बाद। यदि निकलना भी होता है तो एक साथ निकलते हैं, एक दूसरे को आवाज़ देते हैं और एक साथ निकलते हैं और एक साथ अंदर जाते हैं। यह घटना मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था और मैं आपके सामने इस घटना को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह से डरावनी कहानी लेकर आता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं ये कहानी ख़त्म करता हूँ। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।